नमस्कार दोस्तों, द माइक्रो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आधुनिक भारत के इतिहास में जानकारी इकट्ठी कर रहे थे और उसी क्रम में हम आज बात करेंगे ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के बारे में। और ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को हम कुछ चरणों में देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे आज ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को, ठीक है। इसको हम विभिन्न चरणों में देखेंगे। जैसे पहला है उपनिवेशवाद और उसके चरण। इसके बाद हम देखेंगे भू राजस्व नीतियां। भू राजस्व नीति क्या रही। उसके बाद कृषि का वाणिज्यीकरण देखेंगे। कृषि के वाणिज्यीकरण के बाद हम देखेंगे औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण देखेंगे। औद्योगिकीकरण में हम हस्तशिल्प उद्योगों का जो विकास है वो देखेंगे, उनका पतन कैसे हुआ, ये सब चीज़ें देखेंगे हम इसमें हम हस्तशिल्प उद्योगों के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम रेलवे देखेंगे। रेलवे में देखेंगे रेलवे का विकास किस चरण में हुआ, रेलवे का विकास क्यों किया गया इंडिया में, इसका मतलब रेलवे लाइन बिछाने का क्या उद्देश्य था, ये सब भी देखेंगे हम आगे। इसके बाद हम अंत में देखेंगे धन की निकासी, इसको भी पूरी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो हम इन सभी पॉइंट को एक एक करके समझते हुए चलेंगे और इसी क्रम में हम सबसे पहले समझेंगे उपनिवेशवाद और उसके चरण। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है, तो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की समीक्षा कुछ भारतीय आर्थिक चिंतकों ने किया और अंग्रेजों की जो उपनिवेशवादी जो नीति थी इसको भारतीय जनता के सामने प्रस्तुत किया। इन विचारकों में, इन चिंतकों में, कुछ नाम सामने आते हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया और औद्योगिकीकरण का भी सिद्धांत दिया, औद्योगिकीकरण के बारे में बताया। तो धन निकासी क्या होती है, औद्योगिकीकरण क्या होती है, ये हम आगे समझेंगे, इसलिए यहाँ पर उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको आगे समझने ही वाले हैं, ठीक है। इसके बाद एक और आर्थिक चिंतक है। देखिए, ये आर्थिक चिंतक के नाम हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, 4 नाम दे दिया, पूछ लेता है कौन था कौन नहीं था। तो ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगला नाम है मेजर वी.डी. बसु, ठीक है। इसके अलावा और एक नाम आता है रमेश चंद्र दत्त, ठीक है। इस टाइप से और भी नाम है, ETC इत्यादि, इसके अलावा और भी नाम है, तो ठीक है। तो ये जो चिंतक थे, इन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीति की समीक्षा की और उसको भारतीयों के सामने प्रस्तुत किया और ब्रिटिशों का असली स्वरूप उनका भारतीय जनमानस के सामने प्रस्तुत किया, ठीक है। तो ये भारतीय चिंतक थे, इनके नाम याद रख लीजिएगा। और भी कुछ चिंतक है तो उनको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम ये तो हुए चिंतक, अब हमको बात करनी है उपनिवेशवाद एवं उसके चरण। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि उपनिवेश क्या होता है। उपनिवेश क्या होता है, तो जब किसी विकसित राष्ट्र के द्वारा, कोई विकसित राष्ट्र है, विकसित
राष्ट्र के द्वारा किसी अल्प विकसित या किसी दूसरे राष्ट्र पर विकसित राष्ट्र के द्वारा किसी अन्य राष्ट्र पर जो उससे कमज़ोर है, ठीक है, तो दूसरे देश पर कर लीजिए या दूसरे देश की जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तो दूसरे देश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक इन क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया जाता है और वहाँ पर जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं इनके द्वारा बनाई जाएंगी, ठीक है। तो दूसरे देश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक नियंत्रण, दूसरे देश पर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक नियंत्रण किसके द्वारा? विकसित राष्ट्र के द्वारा। जब विकसित राष्ट्र के द्वारा दूसरे देश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया जाता है तो इसे ही कहते हैं उपनिवेश, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा देश है, तो ये दूसरा देश है, इसी को कहा जाता है उपनिवेश, ठीक है, ये उपनिवेश है। और जो नियंत्रण कर रहा है इसको मात्र देश कहा जाता है। मात्र देश, ठीक है। अब ये किस प्रकार से अपना कार्य संचालन करते हैं, इससे क्या लाभ है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये सब हम देखेंगे। तो हम आगे देखते हैं। अब तो हम आज बात कर रहे हैं उपनिवेशवाद और उसके चरण पर। ये वाले हम जो पॉइंट है इसके आगे बात करेंगे, इसलिए हम इसको अभी हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हमने बात की थी अभी उपनिवेश की, तो अब भारत में उपनिवेशवाद कैसे पनपा, इसके क्या चरण थे, ये सब भी देखते चलेंगे। जैसे बात की जाए भारत में जो राष्ट्र के द्वारा नियंत्रण किया गया, तो राष्ट्र कौन सा था? इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड हो गया मात्र देश। अभी आपको बताए थे मात्र देश कौन होता है, जिसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है, तो ये है मात्र देश, ठीक है। तो ये हो गया मात्र देश। और इधर ले लीजिए भारत, अपना भारत क्या है? उपनिवेश है, ये गुलाम, ठीक है। अब ये मात्र देश इंग्लैंड भारत पर जो भी नीतियां बनाएगा, इस पर नियंत्रण कर रहा है, जो भी नीतियां बनाएगा ये सब किस लिए कर रहा है? लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए। तो इस प्रक्रिया में जो लाभ है ये हमेशा इस देश से इस देश की ओर जाएगा, मतलब इस देश से ये लोग लाभ लेंगे तो ये लाभ इधर ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। इस लाभ लेने की प्रक्रिया में ये लोग इस देश में विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाते हैं। इस राजनीतिक नीतियां बनाई इनने, सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां बना रहे हैं, ठीक है। राजनीतिक नीतियां, सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां, इन सबको जहाँ पर जो नीतियां चलाई जाती है इसको कहा जाता है औपनिवेशिक नीतियां। औपनिवेशिक नीतियां, तो ये औपनिवेशिक नीतियों के अंतर्गत यहाँ पर अपना कार्य संचालन करते हैं और यहाँ से अपना जो भी लाभ है इसको इंग्लैंड ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। मेन मकसद तो इनका लाभ कमाना ही है, ठीक है। अब इसी क्रम में, लाभ कमाने के क्रम में जब यहाँ पर ये शासन कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, तो इसी क्रम में ये लोग यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्य भी करते हैं। जैसे शिक्षण संस्थान की स्थापना करेंगे, ठीक है। ये नहीं है मतलब इनका कि यहाँ शिक्षण संस्थान की स्थापना कर रहे हैं तो भारतीयों को पढ़ाना लिखाना है, उनको आगे बढ़ाना है,
ये सब चीज़ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं चल रहा है कि पढ़ेगा लिखेगा तभी बढ़ेगा इंडिया, ये वाली अवधारणा उस टाइम नहीं चल रही है। ये जो शिक्षण संस्थान की स्थापना कर रहे हैं, ये भी अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं लोग, ताकि यहाँ पर अब इनको इतना बड़ा देश है, यहाँ पर शासन करना है, ठीक है। शासन करने के लिए बहुत से कर्मचारी चाहिए होते हैं ताकि उनके काम में सहायता हो। तो ये कर्मचारी कहाँ से लाएंगे? इतने सारे लोग तो ये इंग्लैंड से नहीं ला सकते या विदेश से नहीं ला सकते। तो जहाँ पर ये शासन कर रहे हैं वहाँ से ही कुछ व्यक्तियों को, कुछ ऐसे व्यक्ति मिले जो पढ़े लिखे हो, जो कार्य संचालन अच्छे से कर पाए। तो इन्हीं पढ़े लिखे वर्ग को अपने कार्य संचालन में लगाने के लिए ये शिक्षण संस्थान की स्थापना करते हैं और उन्हें पढ़ा लिखा के सिर्फ इतनी शिक्षा प्रदान करते हैं कि ये उनके कार्य संचालन में मदद कर सके, ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करेंगे। अब भाई यहाँ पर इंग्लैंड के लोग रह रहे हैं, अब यहाँ पर रह रहे कार्य संचालन कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हर दिन अपने घर जा रहे हैं या हर सप्ताह जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, काफ़ी दूर है भारत, ठीक है। आज जैसे वायुयानों की ये सब सुविधाएं ये भी उस समय मौजूद नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पर ही रहना है उनको, सारे काम यहाँ पर करने हैं। तो अब ये सुबह उठ रहे हैं, इनको पढ़ने की आदत है, न्यूज़पेपर पढ़ना है इनको सुबह सुबह, ठीक है। सुबह उठ रहे हैं, चाय की चुस्की के साथ चाहिए इनको न्यूज़पेपर, उसके बिना इनका दिन अधूरा है। तो अपनी ज़रूरतों को देखते हुए ये प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ही रेलवे का विकास भी करते हैं। रेलवे के माध्यम से रेल लाइन बिछाई जाती है, विभिन्न क्षेत्रों में रेल लाइन का विकास किया जाता है। और ये रेल लाइन ऐसा नहीं है कि भारतीयों को मतलब यातायात करने में दिक्कत जा रही है इसलिए रेलवे लाइन का विकास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये रेलवे लाइन का विकास भी ये अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही करते हैं, ताकि ये लोग जो यहाँ से कच्चा माल होता है तो इसको इन्हें इंग्लैंड भेजना है, ठीक है। तो इंग्लैंड भेजना है तो देश के विभिन्न कोनों से, विभिन्न दूसरे स्थानों से जो बंदरगाह क्षेत्र है, बंदरगाही क्षेत्र है, यहाँ तक माल पहुँचाना है, तो कैसे पहुँचाए? तो इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने रेलवे का विकास किया, ठीक है। ये अलग बात है कि इसके फ़ायदे भी हमें हुए हैं, तो ये भी हम बताएंगे अभी। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर कार्य भी करते हैं, ठीक है। जैसे शिक्षण संस्थान का कार्य करे, प्रिंटिंग प्रेस का काम कर लिए, रेलवे का काम कर लिए, ठीक है। तो शिक्षण संस्थान के माध्यम से उनके लिए जो आवश्यकता थी कर्मचारी की वो तो पूरी हुई, लेकिन वो कर्मचारी उसमें से कुछ कर्मचारी जो रहते हैं तो पढ़े लिखे वर्ग हो गए, ठीक है। पढ़ लिख लिए इन्होंने, थोड़ी बहुत सोच समझ आ गई भाई, अधिकार जानने लगे, संविधान जानने लगे। अब पढ़ लिख लिए तो ऐसा नहीं, यहाँ पर ये विदेश भी जा रहे घूमने, वहाँ देख रहे हैं कि भाई कितनी स्वतंत्रता है, क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, ये सारी चीज़ें इनको पता हो रही धीरे धीरे। जब कोई आदमी पढ़ लिख लेता है तो उसमें खुद ब खुद समझ विकसित हो जाती है, ठीक है। तो ये फ़ायदा भी हमें हुआ है, इसका भी आगे बताएंगे हम। प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर छप रहा है उनके लिए, तो हमारे यहाँ पर भी कुछ मध्य वर्ग ऐसे थे, मतलब जिनके अंदर अभी शिक्षण संस्थान भी पढ़ना लिखना जान लिए, तो अब न्यूज़पेपर छप रहा है तो ये भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका आगे राष्ट्रीय आंदोलन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। इसके अलावा रेलवे, तो रेलवे के माध्यम से हमारे देश के विभिन्न कोने से लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे रेलवे के माध्यम से, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों से फिर देखिए, ये हम उपनिवेशवाद समझ रहे हैं, ठीक है। उपनिवेशवाद का ये एक चरण है, अगर कोई लाभ ले रहा है, शोषण कर रहा है, ठीक है, शोषण कर रहा है, ध्यान रखिए यहाँ पर जो लाभ लेने की प्रक्रिया में है, तो उपनिवेश में जो है, जो उपनिवेश देश होता है यहाँ पर शोषण अनिवार्य होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि शोषण नहीं होगा, भाई यहाँ से लाभ ले रहे हैं तो किसी का तो हक मार के ये लोग लाभ ले रहे हैं यहाँ से, तो जिसका हक मार रहे हैं, जिसके साथ जास्ती किए उसका शोषण हो रहा है। तो उपनिवेश में हमेशा शोषण होता ही होता है, अनिवार्य है ये, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि शिक्षण संस्था, प्रिंटिंग प्रेस, रेलवे, तो इन सब का प्रभाव आगे देखने मिलता है कि एक शिक्षित मध्य वर्ग सामने आता है, शिक्षित मध्य वर्ग, इसी को बुद्धिजीवी कह लीजिए।
तो बुद्धिजीवी वर्ग सामने आता है। ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है यही आगे चल के बुद्धिजीवी वर्ग आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो चलता है, स्वतंत्रता आंदोलन, इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है विभिन्न समाज सुधार के माध्यम से। ठीक है, अलग अलग माध्यम से, जैसे इसको 2 चरण में देख लीजिए। जैसे यही बुद्धिजीवी वर्ग आगे चलकर राजनीतिक संस्थानों की स्थापना करता है। इस संस्थान एक ऐसा मंच है जहां पर विभिन्न व्यक्ति जुड़कर स्वतंत्रता के लिए गुहार लगाते हैं, स्वतंत्रता के लिए गुहार लगाएंगे आगे चलकर। ठीक है, राजनीतिक संस्थाओं का विकास करेगा। इसी मध्य वर्ग में एक वर्ग रहता है जो समाज पर ध्यान देता है और उसी क्रम में सामाजिक सुधार आंदोलन चलाएगा। समाज पर ध्यान देके सामाजिक सुधार आंदोलन चलाएगा, क्योंकि इसको पता है हमारे समाज में भी कुछ बुराइयां हैं, कुछ कुरीतियां हैं जो अंग्रेजों को शोषण करने में उनकी सहायता भी कर रही है या किसी प्रकार से समस्या है। ठीक है, तो ये बात भी है। तो सामाजिक सुधार आंदोलन जो है ये भी चलाते हैं। इसमें हम देखेंगे जैसे राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय, और भी इनके जैसे बहुत से सुधारक हुए। उन सुधारकों को भी हम आगे पढ़ेंगे जब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पर चर्चा करेंगे विस्तार पर, तो वहाँ पर पढ़ेंगे। और इसी का एक चरण सामने आता है फिर राष्ट्रीय आंदोलन का, जो राष्ट्रीय आंदोलन, तो राष्ट्रीय आंदोलन में इन सब की भूमिका होती है। तो ये उपनिवेशवाद इसी क्रम में चलता है। ठीक है, अंततः स्वतंत्रता पर जाकर ये खत्म होता है। अब इस उपनिवेशवाद में विभिन्न विद्वानों के द्वारा या विभिन्न व्यक्तित्व के द्वारा अलग अलग चरण बताए गए। जैसे कार्ल मार्क्स आता है तो उन्होंने भी विभिन्न चरण बताए। इसके अलावा आरपी दत्त के द्वारा उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए गए। 3 चरण बताए गए। अभी 3 चरण कौन कौन से ये हम देखते हैं आगे। ठीक है, हाँ भाई, अब हम बात कर रहे थे कि आरपी दत्त ने उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए। अब ये 3 चरण कौन कौन से हम देखते हैं। ठीक है, अभी 3 चरण कहाँ बताए थे इन्होंने, तो आरपी दत्त की पुस्तक, अपनी पुस्तक इन्होंने इंडिया टुडे, उसमें उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए। ठीक है, तो इन तीनों चरणों को हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। और क्वेश्चन सीधा सीधा ना भी आए तो ये चीज़ अगर से आपने समझ लिए तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिनको सॉल्व करने में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक, तो ये चीज़ जो हम यहाँ पर बताने वाले हैं इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिए और कॉपी पे इसी को इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इन्होंने उपनिवेशवाद के कितने चरण बताए, 3। उपनिवेशवाद के चरण। अभी 3 चरण कौन कौन से हैं तो हम देख लेते हैं तीनों को। पहला तो है व्यापारिक पूंजीवाद का चरण। ठीक है, व्यापारिक पूंजीवाद का चरण, ये फर्स्ट चरण है। ठीक, अब सेकंड चरण ये औद्योगिक पूंजीवाद का चरण है। औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। और तीसरा चरण है वित्तीय पूंजीवाद का चरण। ठीक है, ये तीसरा है। तो ये 3 चरण हो गए। अब ये 3 चरण कब से कब तक चले,
तो ये 1757 से 1813 तक। दूसरा चरण 1813 से 1858 तक, ठीक है। और तीसरा चरण 1858 के बाद, 1858 के बाद। अब इन तीनों चरणों में क्या क्या प्रक्रिया रहे, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, तो इन पर चर्चा करते हैं हम। तो वो जो व्यापारिक पूंजीवाद का चरण है, इसमें हम देखेंगे पहले राजनीतिक क्षेत्र में क्या नीति रही इनकी। तो राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने व्यापारिक पूंजीवाद के चरण में घेरे की नीति अपनाई। जिसके अंतर्गत विलय विस्तार नहीं करना है, विलय विस्तार पर बल नहीं दिया यहां पर, ठीक है, इस चरण में। तो विलय विस्तार नहीं, इसका ये मतलब है कि 1757 से 1813 तक, जैसे 1813 के बाद जो 1858 तक का समय है, यहाँ पर इन्होंने अधिक से अधिक लाभ या कोई भी राज्य को विलय करने का कोई भी मौका न छोड़ा जाए, इस टाइप की नीति अपनाई थी यहाँ पर। तो ऐसा कोई यहाँ पर उद्देश्य नहीं था इनका, तो यहाँ पर विलय विस्तार पर उतना बल नहीं दिया गया। इसके बाद जैसे आर्थिक क्षेत्र में भी देखेंगे हम, आर्थिक क्षेत्र में तो सॉरी, आर्थिक क्षेत्र में हाँ, तो हम बात कर रहे थे आर्थिक क्षेत्र। तो आर्थिक क्षेत्र में एकाधिकार, कंपनी का एकाधिकार बनाए रखा गया और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर कंपनी की सर्वोच्चता का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे सामाजिक क्षेत्र में। तो सामाजिक क्षेत्र में व्यापारिक पूंजीवाद के चरण में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। अहस्तक्षेप मतलब कि इन्होंने 1757 से 1813 तक सामाजिक क्षेत्र में ऐसे कोई कानून या ऐसे कोई एक्ट नहीं बनाया जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हो, उस पर ज़्यादा बल नहीं दिया, मतलब ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किए समाज के परिदृश्य में, ठीक है। तो ये हो गई व्यापारिक पूंजीवाद की बात। अब हम देखेंगे औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, जो सेकंड चरण था। इसमें हम देखेंगे राजनीतिक क्षेत्र में। तो यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र में विलय विस्तार पर बल दिया गया, विलय विस्तार पर बल दिया गया। हमने इससे पहले वीडियो में देखे भी थे कि किस प्रकार से इसी बीच का टाइम था 1813 से 1858 के बीच का। इसी में पंजाब, अवध, मैसूर, ठीक है, इन सबको किस प्रकार से इन्होंने मिला लिया। इसके अलावा डलहौजी की नीति भी देखे थे हमने कि हड़प नीति के माध्यम से किन किन राज्यों को मिलाया, ठीक है, किन किन क्षेत्रों को मिलाया। उसका उद्देश्य ही था कि अधिक से अधिक क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना है, क्योंकि वो औद्योगिक पूंजीवाद के इस चरण में उसका शासनकाल था, तो इसी के अंतर्गत वो कार्य कर रहा था। और इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र की क्या नीतियां थी। तो आर्थिक क्षेत्र में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, ठीक है, एकाधिकार समाप्त कर दिया और मुक्त व्यापार की नीति पर बल दिया गया, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे सामाजिक क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र, तो इस औद्योगिक पूंजीवाद के सेकंड चरण में सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई और इसी हस्तक्षेप में हम बहुत से ऐसे
सामाजिक सुधार कानून देखते हैं, ठीक है, जैसे सती प्रथा निरोध कानून, ठीक। तो ये सब कानून इस चरण में आते हैं। यहाँ पर इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया विभिन्न कानूनों के माध्यम से, विभिन्न एक्ट के माध्यम से, जिस भी तरीके से कह लीजिए। तो यहाँ पर नीति इनकी थी कि हस्तक्षेप करना है। अब इसके बाद हम वित्तीय पूंजीवाद का चरण देखेंगे। इसमें भी राजनीतिक क्षेत्र में हम बात करेंगे। तो राजनीतिक क्षेत्र में यहाँ पर हस्तक्षेप मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ हस्तक्षेप या विलय विस्तार, जैसे विलय करना है, विस्तार करना है, ये सब नहीं किए इन्होंने। हस्तक्षेप निष्क्रिय मान लीजिए, निष्क्रिय तो नहीं, मतलब हस्तक्षेप ही मानिए, क्योंकि इससे पहले 1857 का जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो उसके पश्चात ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पर हस्तक्षेप बढ़ गया था। और उसके बाद इन्होंने ये नीति बनाई थी कि अब हम विलय विस्तार नहीं करेंगे, अब हम और राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं करेंगे, जो क्षेत्र जैसे हैं उस क्षेत्र को वहाँ तक ही रखा जाएगा। तो हस्तक्षेप इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में वित्तीय पूंजीवाद के इस चरण में किया। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में ऐसी नीति अपनाई, मुक्त व्यापार की नीति तो है ही, ठीक है, मुक्त व्यापार। और मुक्त व्यापार में इन्होंने उद्देश्य रखा कि जिस क्षेत्रों में या जिन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके उन क्षेत्रों में निवेश करना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे वाले क्षेत्रों में निवेश, ज़्यादा मुनाफे वाले क्षेत्रों में निवेश। चूंकि ब्रिटिश पूंजीपति जो थे, तो ब्रिटिश पूंजीपतियों के पास यहाँ से जैसे आर्थिक एकाधिकार समाप्त हो गया था, मुक्त व्यापार की नीति आ गई थी इससे पहले वाले चरण में। तो यहाँ पर इन्होंने बंगाल जैसे क्षेत्रों में वहाँ के धन से विभिन्न वस्तुएं खरीद कर इंग्लैंड भेजा, या इंग्लैंड की वस्तुएं बंगाल भेजा। यहाँ की जो बहुमूल्य कीमती वस्तुएं थे उनको इंग्लैंड ले गया, और बंगाल में निवेश के माध्यम से जो वस्तु यहाँ से लेके गए लोग, ठीक है, उसके बदले यहाँ पर तो धन दिए नहीं, इंग्लैंड ले गए, इंग्लैंड में बेचे, और वहाँ से जो इनको धन की प्राप्ति हुई उसी धन को ये बंगाल में या इंडिया में निवेश कर रहे हैं और उससे मुनाफा कमा रहे हैं। किसमें? औद्योगिक पूंजीवाद के ये वाले चरण में। तो यहाँ पर जो इनको मुनाफा होता है, ये मुनाफा ये अब कहीं निवेश करना चाहते हैं, ऐसी जगह निवेश करेंगे जहाँ पर इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति की जा सके, जहाँ पर कम मजदूरी लगे, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर ये लोग ऐसे क्षेत्रों को ढूंढते हैं। और ऐसे क्षेत्र कौन से? जैसे कृषि, बागान हो गए, ठीक है। ये रेलवे में भी निवेश कर रहे हैं, यहाँ पर रेलवे में निवेश कर रहे हैं, ठीक है। अब इनके पास पैसा काफ़ी हो गया है, तो ये ऐसे क्षेत्र ढूंढ रहे हैं। और इसके बाद सामाजिक क्षेत्र में बात की जाए तो सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने यहाँ पर भी हस्तक्षेप या निष्क्रिय कह लीजिए, निष्क्रिय नीति अपनाई, क्योंकि इनको ये समझ में आ गया था कि इससे पहले जैसे 1857 की जो क्रांति हुई, ये 1857 की जो क्रांति है ये इसी का परिणाम था। जो किधर गया, तो ये यहाँ पर हस्तक्षेप था कब तक? 1858 से पहले तक। तो इससे पहले जो ये हस्तक्षेप कर रहे थे भारतीय सामाजिक क्षेत्र में, तो उसी का परिणाम इनको 1857 की क्रांति के रूप में देखने को मिला। तो इससे अंग्रेजों को एक बात तो समझ में आ गई कि समाज में ज़्यादा हस्तक्षेप करने से विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, इन्हीं का विश्लेषण करके उन्होंने 1858 के बाद सामाजिक क्षेत्र में निष्क्रिय नीति अपनाई, हस्तक्षेप की नीति अपनाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिए उपनिवेशवाद और उसके चरण। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे भू राजस्व नीतियों के बारे में। उसी में हम देखेंगे आगे चल के स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने अब तक अगर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर लीजिए और ऑल का ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, ठीक है। ओके।